गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। नाउ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? बेसिकली वो ऑपरेटर जो मिनिमम मैक्सिमम 2 ऑपरेंड पे काम करे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। यानी कि ये क्या है, एज एन ऑपरेंड, और आपका क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो यानी कि ये जो ऑपरेटर है वो किस पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने ऑपरेंड पे काम करेगा? 2 ऑपरेंड पे। ये बेसिक डेटा टाइप के साथ तो काम करता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं डिफाइन है। तो अब इसी को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करने जा रहे हैं, इन ऑपरेटर्स को, बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे, ताकि वो सेम जैसा बेसिक डेटा टाइप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैसे ही वो ऑब्जेक्ट के साथ भी वैसा ही परफॉर्म करें। ठीक है। तो जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो या तो हम मेंबर फंक्शन के थ्रू करते हैं या हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हैं। अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है तो मिनिमम आपको एक ऑब्जेक्ट तो पास करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 2 ऑपरेंड पास करने पड़ेंगे, ये बात, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स पास करने पड़ेंगे उस ऑपरेटर फंक्शन में। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इससे देखने से पहले हम जरा इसके मेन में आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो अभी देख लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्लास का 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड रिजल्ट। अब कॉम्प्लेक्स 1 में हमने इनपुट फंक्शन कॉल किया, यानी कि इस क्लास में कहीं ना कहीं एक इनपुट फंक्शन डिफाइन होगा जो कॉम्प्लेक्स 1 के डेटा मेंबर में वैल्यू क्या करेगा, इनपुट कराएगा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 डॉट इनपुट कॉल किया, यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 के डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर कराएगा। अब इन दोनों को जोड़ के हमें किस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट में। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉम्प्लेक्स 2, ये बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। और प्लस क्या है, ऑपरेटर। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ कैसे परफॉर्म कर सकता है, अब इसको हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। और जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्ट में जाके सेव हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। और उसके जब आउटपुट यूज करेंगे फंक्शन को, तो वो रिजल्ट की वैल्यूज को क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। अब हम आते हैं मेन क्लास पर। कॉम्प्लेक्स नाम की हमारे पास क्लास है। इसके प्राइवेट सेक्शन में 2 डेटा मेंबर डिफाइन किए हैं, रियल एंड इमेजिनरी। नाउ ये कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि हम लोग 2 तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। या तो हम कंस्ट्रक्टर नेम लिखें कोलन, एंड जो भी आपके वो डेटा मेंबर्स हैं उनके पैरेंथेसिस में जो वैल्यू पास कर देंगे वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। या हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रियल इक्वल टू 0 या इमेज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इनपुट फंक्शन बनाया जो इस रियल और इमेजिनरी डेटा मेंबर में वैल्यू क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। ये आउटपुट फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर देख लिया हमने कि इमेजिनरी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अगर इमेजिनरी की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे इमेजिनरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में दिखाएगा। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे प्लस, जस्ट फॉर आउटपुट के लिए है। अब देखेंगे हम लोग आउटपुट को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेंबर फंक्शन के थ्रू प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसका रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो भी ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पे इसमें चूंकि मेंबर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो वहाँ से जो पास करना पड़ेगा। अगर आप इसको देखें तो कॉम्प्लेक्स 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाएगा, जिसके डेटा मेंबर रियल एंड इमेज को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स 2 एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा, जिसका रेफरेंस किसमें जाके स्टोर होगा, ओबीजे में। तो जब भी कॉम्प्लेक्स 2 के रेफर करेंगे तो ओबीजे डॉट रियल एंड ओबीजे डॉट इमेज को रेफर करेंगे।
नाउ यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लिया कॉम्प्लेक्स का, और टेम्प डॉट रियल में क्या स्टोर करा है, रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल, यानी कि रियल वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट की हमने टेम्प के रियल में स्टोर कराई, और इमेजिनरी की कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 की वैल्यू हमने किस में स्टोर कराई, इस टेम्प में स्टोर कराई। तो टेम्प में दोनों का सम आ गया रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू का अलग अलग डेटा मेंबर में, और उसके बाद यही ऑब्जेक्ट क्या कर दिया हमने, रिटर्न करा दिया। तो जब रिटर्न कराएंगे टेम्प तो जाके कहाँ स्टोर होगा, दैट इज द रिजल्ट में स्टोर होगा, और जब भी रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो उसके डेटा मेंबर में जो वैल्यू होगी वो उसको डिस्प्ले करेगा। नाउ अब आप देखिए इसका आउटपुट, इंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटर सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सॉरी दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले में 9 एंड 5 कराई थी, दूसरे में 7 एंड 6 कराई, एंड जब इन लोगों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 16 प्लस 11 आया है। आई हमने वहाँ पे आउटपुट में लिखा हुआ है कि लास्ट में आई लिख के आए, दैट इज आर इमेजिनरी। अगर वो माइनस होता तो यहाँ पे आपके आउटपुट में 16 माइनस 11 आई आता, चूंकि वो 0 से बड़ा है। 5 एंड 6 को अगर हम प्लस करें तो 0 से बड़ा है, तो अब हमारे पास उसके क्या आएगा, ये यहाँ पे प्लस सिंबल आ रहा है इसलिए। तो 16 प्लस 11 आई इज द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लस ऑपरेटर को हमने क्या किया, ओवरलोड किया यूजिंग मेंबर फंक्शन। नाउ इसी तरीके से हम लोग माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन। नाउ हमने एक क्लास लिया दैट इज अ बॉक्स, उसके 3 डेटा मेंबर हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पे देखिए हमने फंक्शंस कॉल किए हैं। एक पहला है गेट वॉल्यूम, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, किसको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से गेट वॉल्यूम को कॉल करेंगे उसके डेटा मेंबर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करके एज अ वॉल्यूम रिटर्न करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए सेट लेंथ, सेट ब्रेथ एंड सेट हाइट, 3 फंक्शंस बनाए हुए हैं, यानी कि जो भी वैल्यू पास करेंगे वो एक एक करके लेंथ में, फिर ब्रेथ में और फिर हाइट में एज पर द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन ये इसमें स्टोर करेगा। क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं माइनस ऑपरेटर को। तो अगेन चूंकि मेंबर फंक्शन से कर रहे हैं तो कम से कम एक आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये भी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल देखिए तो आप लोग को ना लगे कि ये नया है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई कि बॉक्स इज एन ऑब्जेक्ट, बी इज अ रेफरेंस जिसमें स्टोर हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट जो पास करेंगे, क्योंकि एम्परसेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। अच्छा कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर हम इस बी वाले बी के लेंथ या बी के ब्रेथ को यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर ना चेंज हो तो वो कांस्टेंट डिक्लेयर कर दीजिएगा। नाउ ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, माइनस इज एन ऑपरेटर, और बॉक्स क्या है, इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जो किस टाइप का होगा, बॉक्स होगा। हमने एक बॉक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसकी लेंथ में क्या स्टोर कराया, जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट का सब्ट्रैक्शन स्टोर कराया। फिर ब्रेथ में इसी तरह ब्रेथ के सब्ट्रैक्शन स्टोर कराएंगे, हाइट के इसी तरह हाइट के सब्ट्रैक्शन स्टोर कराएंगे। तो और रिटर्न क्या करा देंगे, इस बॉक्स ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे जिसमें स्टोर कराई है सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू। नाउ मेन में आते हैं। अब देखिए हमने 3 बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब ये वॉल्यूम नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है जो क्या करेगा, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 के वॉल्यूम को स्टोर करेगा 1 बाय 1। अब हमने बॉक्स 1 के डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो इनपुट सेट लेंथ कॉल किया, सेट ब्रेथ कॉल किया, सेट हाइट कॉल किया। तो जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो बॉक्स 1 के हाइट ब्रेथ एंड लेंथ में ये वैल्यू सब्सिक्वेंटली स्टोर हो जाएगी। इसी तरह बॉक्स 2 के डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर करनी है, तो अगेन सेट लेंथ सेट ब्रेथ सेट हाइट कॉल किया, जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं बॉक्स 2 के लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में स्टोर हो जाएगा। देखिए स्टोर कराने के आपके पास कई तरीके हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर है, कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब ना हमने वॉल्यूम निकाला, बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम, फिर हमने बॉक्स 2 डॉट गेट वॉल्यूम, जो भी हमें वॉल्यूम रिटर्न हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिए क्या लिखा हुआ, बॉक्स 3 इक्वल टू बॉक्स 2 माइनस बॉक्स 1, यानी कि बॉक्स 2 के डेटा मेंबर सी वैल्यू को हम बॉक्स 1 के डेटा मेंबर से माइनस कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके डेटा मेंबर में वो हम बॉक्स 3 में स्टोर करेंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई थी आपको। ये देखिए बॉक्स ऑपरेटर है, तो ये बॉक्स 2 की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इम्प्लिसिट वहाँ पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट बॉक्स 1 पास हो रहा है बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी हमने सब्ट्रैक्शन किया है उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रखा है, और वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे तो हमारे पास ये बॉक्स 3 में जाके स्टोर हो जाएगा। और इसी को बॉक्स 3 के डेटा मेंबर्स, क्योंकि स्टोर ऑलरेडी उसमें मॉडिफाई हो चुका है, तो गेट वॉल्यूम करेंगे तो उसके लेंथ विड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम रिटर्न कर देगा, और उस वॉल्यूम को हमने डिस्प्ले करा दिया। आउटपुट देखिए, तो जब हमने बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम किया 210 कॉल हुआ, बैक्स 2 डॉट वॉल्यूम 2 वॉल्यूम कॉल किया तो बॉक्स 2 का हुआ, और फिर हमने बॉक्स 3 का गेट वॉल्यूम किया तो देखिए ये रिटर्न हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग माइनस ऑपरेटर भी, बाइनरी ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। माइनस ऑपरेटर को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर की तरह भी ओवरलोड करते हैं, एज वेल एज हम लोग यूनरी ऑपरेटर की तरह भी लोड करते हैं, यानी कि डेटा मेंबर की वैल्यू को निगेट करने के लिए, ठीक है। नाउ अब हम ये तो हमने देख लिया प्लस एंड माइनस। अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करना चाहते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन के ऑपरेटर को ओवरलोड करके, ठीक है। तो जरा से इसका मेन पहले देख लेते हैं हम लोग। आप ये देखिए क्या लिखा हुआ, OB3 इक्वल टू OB1 एंड OB2। तो आपको मैंने बताया था जब भी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, क्योंकि ये स्टार जो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसमें दो ऑपरेंड यूज होंगे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो जब भी हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, हमें दोनों आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं होता फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का, तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, दोनों डेटा मेंबर को वो एक्सेस करेगा। तो अब आप इसको देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कर रहा है ना। हमने क्लास डिक्लेयर की जिसका नाम था ए, एक प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया जिसका नाम था ए। पब्लिक सेक्शन में हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए, एक सेट ए और दूसरा गेट ए। सेट ए से वैल्यू इनिशियलाइज होगी और गेट ए से क्या होगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। दूसरा हमने ऑपरेटर स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए इज अ नेम ऑफ द क्लास, यानी कि जो भी इस ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा जहां से वो कॉल हुआ है। तो जो रिटर्न करेगा वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो किस टाइप का है, क्लास टाइप का है, ठीक है। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट पास किए जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप दे रखा है, अभी हम लोग जब डेफिनेशन देंगे तो उसमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। नाउ हमने अब ये हमने क्लास की डेफिनेशन बना दी है, अब इसके आउटसाइड ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। तो आप देखिए, रिटर्न टाइप क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द फंक्शन। जब भी इसको कॉल करेंगे तो ए इक्वल टू क्या स्टोर होगा डेटा मेंबर में, 5 होगा। और जब भी हम गेट ए को कॉल करेंगे जिस ऑब्जेक्ट से, तो उसके डेटा मेंबर की वैल्यू क्या कर रहा है, ये सी आउट करके डिस्प्ले करा रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब ये फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया, अब मैंने बताया था कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे तो हम विदाउट फ्रेंड की वर्ड यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ए इज अ रिटर्न टाइप, ऑपरेटर इज द कीवर्ड, स्टार इज द जो भी ऑपरेटर आपको वो लोड करना है। और ये देखिए दो ऑब्जेक्ट पास किए, OB1 एंड OB2, वो दोनों किस टाइप के हैं, ए क्लास टाइप के हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है डेटा मेंबर को, तो OB1.a मल्टीप्लाइड बाय OB2.a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें चूंकि रिटर्न भी करना है तो इसको हम क्या करेंगे, किसी अनदर ऑब्जेक्ट में ए क्लास के उसमें स्टोर करा लेंगे temp.a में, और उसी को क्या कर रहे हैं, बाद में रिटर्न कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ रिटर्न क्या है,
एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है हमें। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू स्टार ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब मेन फंक्शन देखिए, दो ऑब्जेक्ट बनाए OB1 OB2। अब यहाँ से OB1 एंड OB2 से सेट ए फंक्शन कॉल किया तो दोनों में 5 स्टोर हो गया। गेट ए कॉल करेंगे दोनों से तो दोनों की वैल्यू क्या करेगा, 5 डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद देखिए हमने दोनों ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके हम डेटा किस में स्टोर कर रहे हैं, OB3 में स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम ओवरलोड नहीं करेंगे तो ये ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि स्टार मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन में ये नहीं डिफाइन है कि हमको ये ऑब्जेक्ट के साथ भी परफॉर्म करना है। तो इसके थ्रू हमने हमने क्या किया, रीडिफाइन कर दिया, ओवरलोड कर दिया ऑपरेटर। तो यहाँ से जो भी टेम्प में रिटर्न होगा वो किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, OB3 में। अब OB3 से जब गेट ए कॉल करेंगे तो जो वैल्यू होगी OB3 में मल्टीप्लिकेशन के बाद वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। आउटपुट देख लीजिए आप लोग। ठीक, 5 and 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, दैट इज 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे ओवरलोड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल है ये। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम इनपुट ऑपरेटर एंड आउटपुट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी इन इनपुट ऑपरेटर इन D3। कभी आपने देखा है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उसमें वैल्यू इनपुट कराएं, कभी नहीं देखा होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि इनपुट ऑपरेटर अब ये ओवरलोड करने जा रहे हैं। यानी कि एक साइड तो हमारे पास सीन ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ D3 ऑब्जेक्ट है। सीन ऑलरेडी पहले से डिफाइन है और D3 जो आपने डिफाइन किया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, हम लोग यहाँ D1 को आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और D1 का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगेन आउटपुट ऑपरेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है। अब हमने डिस्टेंस नाम की एक क्लास ली, उसमें दो डेटा मेंबर लिए, फीट एंड इंचेस। पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसमें फीट एंड, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के नाम पर है। और फीट की वैल्यू 0 और इंचेस की वैल्यू 0 रख दी है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया, यानी कि जो दो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो क्या करेगा, इस फीट एंड इंच में स्टोर करेगा। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली। तो अब उसको ओवरलोड करना है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड इज अ कीवर्ड। ठीक है, अच्छा, चूंकि वो आउटपुट ऑपरेटर है तो जब भी हम जो आउटपुट बेसिकली कराएंगे उसका ओ ओ स्ट्रीम का, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो ये प्री डिफाइन है तो यहाँ पे ओ स्ट्रीम यहाँ लिख दिया। अच्छा, चूंकि एम्परसेंड सिंबल क्या है, यानी कि हम एड्रेस यानी कि रेफरेंस रिटर्न कराएंगे। ठीक है, एम्परसेंड सिंबल ही रेफरेंस वेरिएबल के लिए होता है। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड एंड आउटपुट ऑपरेटर को हमने यहाँ लिख दिया जिसको ओवरलोड करा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है वो बाइनरी ऑपरेटर है तो दो ऑब्जेक्ट लेगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट तो वही है जो कि हम जिसमें हम आउटपुट जिसका कराना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वाला देखिए ये ऑब्जेक्ट किसका है, ओ एस ओ स्ट्रीम, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसका अपना ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये क्लास है ओ स्ट्रीम और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आउटपुट। तो इसी तरीके से क्योंकि ओ एस स्ट्रीम का आउटपुट स्ट्रीम का हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे तो इसीलिए ये भी क्या है, एक क्लास है। अब देखिए हमने जो भी यहाँ पे पास किया है सी आउट के ऑब्जेक्ट को, यहाँ जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, आउटपुट डी डॉट फीट। ठीक, इसकी डेफिनेशन में जैसा हम लोग वहां करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं और जो भी ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। तो अब क्या करेगा ये आउटपुट प्रिंट कर देगा।
इसी तरीके से हम लोग इनपुट में यूज करते हैं। देखिए जब भी हम आउटपुट स्ट्रीम को यूज करते हैं तो ओएस स्ट्रीम क्लास को रेफर करेंगे, और जब हम इनपुट स्ट्रीम यानी कि इनपुट लेने के लिए कुछ करते हैं तो इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो हम आई स्ट्रीम का यूज करते हैं क्लास का। तो अब इनपुट लेने के लिए हमें ओवरलोड करने के लिए फ्रेंड फंक्शन, यहाँ से हम इनपुट जो इनपुट ले रहे हैं इनपुट स्ट्रीम में उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे यहाँ पर ऑपरेटर। ये देखिए ये ओवरलोड किया इनपुट ऑपरेटर। अब देखिए अगेन फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में हमें लेना है इनपुट, तो वो यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे पास हुआ। दूसरा पहला आर्गुमेंट कौन सा है, जो दैट इज अ सी इन, तो वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, इनपुट में जाके स्टोर हो जाएगा। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, आई स्ट्रीम का, यानी कि इनपुट स्ट्रीम का। तो अगेन आप सी इन की जगह ये इनपुट यूज करेंगे और एज इट इज यूज करेंगे जैसे कि आपने यूज किया है पहले, ठीक है। और रिटर्न जो भी हमने इनपुट लिया वो हम उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे। अब ये क्या करेगा, इसमें इनपुट ले लेगा। इस तरीके से हमने दो ऑपरेटर को ओवरलोड किया, एक तो इनपुट ऑपरेटर और दूसरा आउटपुट ऑपरेटर। देखिए डेफिनेशन इसी तरीके से होगी, तो इसको चेंज मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चेंज जब आपको आ जाए तब इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जब तक नहीं आ रहा है समझ रहे हैं तब तक एज इट इज यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन हमने बनाया, इसमें डिस्टेंस क्लास का तीन ऑब्जेक्ट बनाए, दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अब D3 में वैल्यू इनपुट लेने के लिए सी इन इनपुट ऑपरेटर D3 यूज किया। तो अब देखिए D3 कहाँ जाके चला जाएगा, इस D में चला जाएगा, और सीन ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, इस इनपुट में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इनपुट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और यही जो रिटर्न करेगा वो सी यहीं पे आ जाएगा, और वो इनपुट यहाँ पे ले लेगा। एंड उसके बाद हमें आउटपुट करना, फर्स्ट डिस्टेंस को D1 यहाँ यूज किया, तो D1 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, D में जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह D2 D3 तीनों को क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहे हैं। ये देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटपुट, तो 70 एंड 10 लिया, ये देखिए। उसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस डिस्प्ले कराई, फिर सेकेंड डिस्टेंस डिस्प्ले कराई, और फिर ये थर्ड डिस्टेंस डिस्प्ले कराई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का देख सकते हैं।